हेलो वेलकम स्टूडेंट टू द न्यू सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट अभी तक हम 6 सेशन डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव डिस्कस द पावर ऑफ आयोटास, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीरीज ऑफ आयोटा पढ़ा हमने, एंड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, टुडे बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द मॉडुलस और क्या बोलते हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट, ये हम पढ़ने वाले हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले मॉडुलस से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज मॉडुलस एंड ऑल दिस थिंग। देखो, पहली बात, अगर मेरे पास यहां पर मेरा आर्गन प्लेन है, दिस इज माय रियल एक्सिस, दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर मैं यहां लूं तो मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में, तो चलो आपने प्लॉट कर दिया, दैट इज सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये जो मॉडुलस होता है ये डिस्टेंस बताता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से। ओरिजिन ऑब्वियसली आपको पता है 0 + 0 आयोटा है। और ये आता कैसे है, मॉड ऑफ जेड एक्चुअली में होता है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लो, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आपका एक्स प्लस आयोटा वाई वाला केस है, थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, हाँ, अगर आपका एक्स प्लस आयोटा वाला वाई वाला केस है तो आपको क्या करना है, सिंपली मॉड जेड क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये बात। अब आपको एक दो चीजें और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इसमें मैंने आपको बता दिया ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है इसी को मॉड जेड बोलते हैं हम। अगर आप अपने रियल नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस की बात करो ना, वहां चीजें अलग होती हैं। वहां बेसिकली क्या होता है, वहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका सपोज नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यह आप अलग तरीके से डिफाइन करते हो। ये आपका बेसिक डिस्टेंस होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये सब बातें हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस। सो इफ पी डिनोट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देन ओपी इज इक्वल टू मॉड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बोला हुआ है इसने, एंड इसको तो काट सकते हो आप यहाँ से। ज्योमेट्रिकली इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ये मैंने आपको बात बता दी है कि ये बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन होता है ज्योमेट्रिकली। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, और आप देख सकते हो कि सिंस ये डिस्टेंस है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जीरो होगा किस केस में, जब हम एक्चुअल में ओरिजिन का ही डिस्टेंस निकाल रहे हो या फिर ओरिजिन का ही मॉडुलस निकाल रहे हो। तो मॉडुलस ऑफ जेड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एग्जाम्पल से बताया है, आयोटा का मॉड 1 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि रियल पार्ट तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, सो इट विल बी 1 बेसिकली। ठीक है, ये आपका हो गया, ये तो आपका आयोटा ही लिखा है बेसिकली। एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड जेड इक्वल टू आर लाई ऑन द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू आर। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखते हैं हम। ये ऐसा बोल रहा है कि मॉड जेड इक्वल टू आर एक ऐसी इक्वेशन है जो कि सर्कल की इक्वेशन को डिपिक्ट करती है। क्यों करती है, आप ध्यान से देखो, जेड तो आपका एक वेरिएबल पार्ट है, जेड तो आपका वेरिएबल पार्ट है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो बोल रहा है हमेशा जेड आर के इक्वल होगा। तो नो मैटर आप जेड कहीं भी प्लॉट कर लो, वो आर के इक्वल होगा। और जब आप ऐसे पाथ को या फिर ऐसे कर्व को ट्रेस करने बैठोगे, लोकस को ट्रेस करने बैठोगे, यू विल गेट अ सर्कल। और ऑब्वियसली जब ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें आर इज अ रेडियस, और इसी इक्वेशन में अगर जैसे अगर सिंपल ऐसी इक्वेशन है तो ओरिजिन इज योर सेंटर। ओरिजिन मतलब 0 + 0 आयोटा इज सेंटर। समझ गए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने सिंपल लिख दिया मॉड जेड इक्वल टू 18, तो भाई रेडियस की वैल्यू 18 यूनिट्स है, और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो नहीं, सेंटर क्या है, ओरिजिन आपका। ठीक है, कुछ और मॉडिफिकेशन होता है उसके हिसाब से फिर चीजें सेंटर और वो भी चेंज हो जाता है, बट इन सिंपल अगर आपका ऐसे ही लिखा है तो आप कंपेयर करके बता सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे इन चीजों को, ज्योमेट्री वाला पार्ट तो हमें देखना ही है, बट अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। आर्ग्यूमेंट, देखो आर्ग्यूमेंट में बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट कंबाइन टू गिव यू द होल डाटा या फिर होल थिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टर में हमें, जैसे वेक्टर से अगर मैं चीजों को कंपेयर करता हूं इन कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर में हमें डायरेक्शन चाहिए होती है और हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, और हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड। जस्ट लाइक दिस, यहां पर भी अगर मेरे पास आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस है, बेसिकली अगर मैं मॉडुलस की बात करूं, सो मॉडुलस इज लाइक योर मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट इज लाइक योर एंगल या फिर डायरेक्शन। तो अगर ये दो चीजें हैं तो यू कैन इजिली टेल व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर।
और आगे जाके यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल्सो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर थीटा, थीटा इसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड ही है और आर आपका मॉडुलस है, तो इसका मतलब जैसे ही आपके पास मॉडुलस और आर्गुमेंट आ जाता है, यू कैन, इसमें थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो आप क्या कह सकते हो, आप इजीली कॉम्प्लेक्स नंबर को बता सकते हो। ठीक है, ये एक दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। अब हम समझते हैं कि आर्गुमेंट होता क्या एक्चुअल में। देखो आर्गुमेंट में भी तीन वर्ड है, आर्गुमेंट ए आर जी जेड करके लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं ए एम पी जेड यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, वैसे तो दो ही बोलूंगा क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज है, इसका बस दूसरा नाम है, वैसे कह सकते हो पिन सी, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी, एक मिनट। हाँ, सो दिस विल बी आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, मतलब एम्पलीट्यूड जेड को ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। बट मैं आपको उससे पहले बता देता हूं एक्चुअल में होता क्या है, कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं बोलूंगा सपोज ये एंगल कोई थीटा आ रहा है, बट आप बोलोगे सर अगर मैं पूरा एक चक्कर काट के आऊं तो एक एंगल 2 पाई प्लस थीटा से भी, तो मतलब इतनी दूरी पे भी तो मैं कह सकता हूं, या फिर इतने एंगल के बाद भी तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा मुझे। फिर किसी ने बोला सर एक चक्कर की जगह दो चक्कर काट के आने के बाद और फिर थीटा मूव करने के बाद, यानी कि 4 पाई प्लस थीटा के बाद भी तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के डायरेक्शन को बता रहा हूं। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट एज सच तो क्या है कि 2n पाई प्लस थीटा होता है, 2n पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब कि बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, मतलब n को 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, बहुत सारे आर्गुमेंट मिल जाएंगे। बट हमने क्या किया, एंगल को स्पेसिफाइड एक रेंज में कर दिया, और फिर हम वहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करने लगे जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होती है, और बोला कि इसको सिर्फ हम हमेशा एंगल को माइनस पाई से पाई में डील करेंगे, माइनस पाई से पाई के बीच में डील करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड भी यही बोलते हैं, बट कई बार आपको सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड भी बोला है ना, तो उसका मतलब वो आपसे ये नहीं कि सारी वैल्यू पूछ रहा हो, तो आपको पता है कि बहुत सारी वैल्यू होंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड की, तो बट वो आपसे एक्चुअल में अगर डायरेक्टली बोला भी है तो इट मींस वो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड ही बोल रहा है। मतलब मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड का मतलब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, मतलब एक तो कि भाई साफ साफ एग्जामिनर ने बोल दिया टेल मी द एम्पलीट्यूड, बात खत्म, इसका मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में हम निकालने वाले, और हम सीखेंगे भी एम्पलीट्यूड निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड तो मैंने बताया 2n पाई प्लस थीटा, उसमें तो n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो चीजें वो तो फालतू है। ठीक है, और या फिर एग्जामिनर ने बोल दिया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालो, तो तब तो चीजें उसने क्लैरिफाई कर दी कि माइनस पाई से पाई बीच में खेलना है। अगर वो नहीं बोलता तो भी जनरली इसका मतलब होता है कि आपको आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ही बतानी, ये सारी वैल्यू नहीं बतानी, ऑप्शंस भी होंगे तो आप वैसे भी समझ जाओगे। ठीक है, बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बहुत सारे होते हैं, बिकॉज हर 2 पाई के बाद आप उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे होगे, तो वो अपने आप वो बात गलत तो है नहीं, डायरेक्शन तो फिर भी सही रहेगी आपकी। ठीक है, तो अभी आते हैं कैसे क्या होता है। देखो मैं एक बार आपके लिए डायग्राम बनाया था, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है, जिसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको, चलो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से ये होता है पाई माइनस, सॉरी पाई नहीं, यहाँ तो फाई होगा। अब फाई क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, फाई क्या होगा आई विल टेल यू। ठीक है, फाई होगा अगर अब थीटा से मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो यहाँ पाई माइनस फाई हो जाएगा, यहाँ थीटा माइनस ऑफ पाई माइनस फाई हो जाएगा, और यहाँ थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ फाई। अब फाई कुछ नहीं है, फाई बेसिकली tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स है। मतलब अगर आपको कोई ऐसे एंगल दे दिया जाए, यानी कि -2 -3 आयोटा, तो पहले तो आप फाई निकालोगे, tan इनवर्स ऑफ -2 बाय -3 का मॉड, ऑब्वियस सी बात है वो 2/3 वैसे भी कट रहा है, बाकी मॉड है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब फाई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, tan इनवर्स तो 2/3 आ गया, बट आपके लिए ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप डायरेक्टली थीटा कैसे बोलोगे, थीटा विल बी माइनस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स 2/3 नहीं है, वो तो एक फाई निकाला है, इंटरमीडिएट वैल्यू, ऐसे फाई का कोई रोल नहीं है, बस हम बीच में निकाल के रख लेते हैं और उसके बाद फिर थीटा को निकालते हैं। ठीक है, फाई का ऐसा कोई रोल नहीं है, कोई इसकी रेंज या कुछ ऐसा नहीं, बस आपको ये करना है। बट अगर आपको कोई वैसे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का, तो सपोज जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में हमने यहाँ लाई किया, अगर आपको सपोज उसकी वैल्यू नहीं दी, बस उसने बोल दिया यहाँ कहीं लाई कर रहा है जेड आपका,
उसके अलावा उसने डायरेक्ट एंगल दे दिया, सपोज उसने दे दिया दिस एंगल इज योर 35 डिग्री, और आपसे बोला आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालो। तो अभी क्या है, दिस इज माई रियल एक्सिस, दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस, जब तक मेरे पास वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में था तब तो मैं निकाल सकता था a प्लस आयोटा बी में, तो मैं बोलता ना tan इनवर्स ऑफ b बाय a, और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे दिख ही रहा है लाई करता, तो माइनस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स a बाय b। बट यहाँ पर मुझे ये 35 डिग्री दिया है, इसका कैसे रोल? अब देखो एक चीज तो ऑब्वियसली इस 35 डिग्री के ही हेल्प से मैं a प्लस आयोटा बी भी निकाल सकता हूँ। क्यों? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये 35 डिग्री है, इसको मुझे पता है y लेना है, ठीक है, इसको सॉरी हाँ इसको y लेना है, इसे x लेना है, तो y बाय एक्स मतलब tan ऑफ क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं निकाल सकता हूँ, मतलब a और b के मतलब एग्जैक्टली तो वैसे भी कटना होता है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ जब आप b बाय a करोगे तो अगर आपका b a के टर्म्स में या a b के टर्म्स में है तो वैसे भी कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ से आ ही गया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x टाइम्स ऑफ, अब देखो सिंस आपने इसको a प्लस आयोटा बी माना हुआ है तो ऐसे इसको y और a b मतलब आप a और b के टर्म्स में लो, तो ये मेरा b हो जाएगा, ये मेरा a हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो b विल बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan 35। यहाँ पुट करोगे आप तो 35 वैसे आ जाएगा, बात खत्म, मतलब 35 डिग्री वो छोटा सा ही चाहिए मुझे। बट अगर आपको वैसे भी सोचना है ना तो मैं आप बोलता हूँ इस चीज को समझने के लिए आप ये देखो कि आपका हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में, मतलब नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन -180 से 80 के बीच में, और एंगल हमेशा मेजर होते हैं फ्रॉम द रियल एक्सिस, इनफैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है। अब नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, तो मतलब मुझे बस यही एंगल चाहिए, यही मुझे आर्गुमेंट ऑफ जेड दे देगा, ठीक है। और ये एंगल कैसे निकालूंगा भाई, ये पूरा 180 होता है, 180 में से क्या करूंगा मैं 35 माइनस कर दूंगा, यानी कि कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। अब बोलो सर 145, लेकिन भाई आप एंगल तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे थे ना, माइनस का 145, ठीक है। अगर आप तरीके से भी करो तो आपको यहाँ से tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan 35 मिलेगा, तो 35 आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 35 करूंगा, मतलब तो पाई माइनस 35 यानी कि 180 माइनस 35 यानी कि 145 और माइनस 145, तो फॉर्मूले से भी निकाल लोगे। और आपको अगर पता है थ्रू डायग्राम कि ये एंगल होता है, मतलब ये एंगल ऐसे मत बोलो, आपको बस ये समझो कि हमेशा एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, या हम अगर हम कार्टेशियन प्लेन में होते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चलते हैं फॉर नेगेटिव डायरेक्शन। जब हमें पता है कि हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इस तरीके से डिसाइड करना है कि एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में हो। अब आप कई को दिमाग में आता है सर ऐसे भी तो बोल देता मैं, लेकिन ये ध्यान दो यहाँ पर 180 क्रॉस करके आप 180 प्लस 35 यानी कि कितना हो गया 180 प्लस 215 पे पहुंचते, जो कि आपकी रेंज से ही बाहर है, तो आपको मजबूरन एंगल तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से मेजर होगा, लेकिन मजबूरन आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना पड़ेगा, नेगेटिव साइड, ताकि आप माइनस पाई से पाई के बीच में रहो। तो इसलिए बस वो समझाने वाली बात है, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज बेस्ट। और इसमें कुछ खास नहीं है, आप बस ये देखो कि एंगल बेसिकली क्या कुछ बना रहा है। जैसे यहां से है तो बस इस एंगल को देखोगे, यहां से है तो इस एंगल को देखोगे, मतलब वो फिर आप देखोगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात खत्म हो जाती है, फिर आप बेसिकली आप एक्स एक्सिस या फिर रियल एक्सिस से एंगल को देखते हो, ठीक है। अगर यहाँ है तो भी यहाँ से देखोगे, यहाँ है तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से मत देख लेना। मतलब अगर मैं जैसे ये मत बोल देना कि सपोज ऐसा है, मान के चलो इस केस में मैंने ये एंगल दिया होता 35 डिग्री, ठीक है, पिछले वाले केस में, तो आपको पता है ये 35 है तो ये 55 होगा, तो फिर मेरा डायरेक्टली मैं 55 लेके सीधा बोल सकता था कि 180 माइनस ऑफ 180 माइनस 55 डिग्री, ठीक है। और वो तो चलो मैंने आपको बताया कि ये मेजर करना होता है, ये सब बातें एक्स्ट्रा, बट फिर मैं ऐसे निकालता तो माइनस 125 डिग्री आ जाता मेरा, ठीक है, वो बात अलग है। बट आपको समझना यही है कि एक्स एक्सिस या फिर रियल एक्सिस से मेजर होते हैं, फिर वो अगर आप क्योंकि देखो मॉड की वजह से ना, फिर हम चाहे नेगेटिव रियल एक्सिस से भी इस एंगल को देखें तो भी वो चीज समझ सकते हैं, क्योंकि मॉड आ रहा है सब कुछ, वैसे भी वो फाई तो हमेशा फिक्स आएगा। फाई चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यहाँ से अगर आपको 20 डिग्री दिया है, या फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में और यहाँ से 20 डिग्री दिया है, या फिर यहाँ से जैसे मैंने लिखा था यहाँ से 20 डिग्री दिया है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फाई दोनों के केस में सेम आएगा। फर्क आता है फॉर्मूले जहां हम पाई माइनस ऑफ फाई लेते हैं यहाँ पर, मतलब माइनस ऑफ पाई माइनस फाई, और यहाँ डायरेक्टली फाई को लिख लेते हैं, ठीक है, ये चीज समझ गए। और ऑब्वियसली वहां पर अगर आप फाई निकाल रहे हो तो फिर आपको एक्स एक्सिस से कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी, और दिमाग लगाना नहीं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ठीक है। बट मैंने आपको एक चीज और एक्स्ट्रा बता दी, ये वाली वो ऐसा जितनी काम आएगी नहीं आपके, बट एक प्रैक्टिकल वे से मैंने आपको बताई है, ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए, और थोड़ा सा और आर्गुमेंट ऑफ जेड को समझने में काम देगी। मतलब मेन बात आर्गुमेंट ऑफ जेड में वो 4 फॉर्मूले याद कर लो, आपका मतलब आपका काम बन जाएगा, और बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कुछ भी नहीं है, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ही दिया है।
इट इज़ अबाउट कि ठीक है, यहाँ देखो आर्ग्यूमेंट आएगा पहले तो, आर्ग्यूमेंट आएगा, मॉडुलस नहीं आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट एंगल के हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। मॉडुलस पहले हम डिफाइन कर ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा पीछे और चलते हैं क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ, हाँ तो ये छोड़ो, फिगर विगर छोड़ो, विद रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मतलब बेसिकली एंगल के हिसाब से ही होता है, ठीक है। जनरल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे अगर हम जहाँ पर हम कोई बाउंड्री को फिक्स ना करें, खुले चलें, तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है कि 2n प्लस थीटा आएगी, ठीक है। थीटा क्या होता है, ये एंगल आप मेजर कर रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एन बिलोंग्स टू आई। बट ऑब्वियसली बात है, और हाँ और हर एक यहाँ दिखा आपको दिख ही रहा है ना कि ये 2n का 2n पाई है, तो n हमेशा इंटीजर होगा, तो 2 पाई से हर एक आर्ग्यूमेंट अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट से वेरी करेगा। बट हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के टर्म से बात नहीं करते, हम सिंगल आर्ग्यूमेंट के टर्म से बात करेंगे। उसी कारण से हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ, जीरो से जीरो प्लस जीरो ऐड है, यानी कि ओरिजिन एक ऐसा नंबर है जिसको हम आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं होगा, इसको हम सिर्फ मॉडुलस के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस, एंड ऑब्वियसली ये चीज सही भी है, बट इन केस ऑफ आई मस्ट से कि दिस इज लाइक ओरिजिन, जहां हम सिर्फ मॉडुलस की बात करेंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस जीरो आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, नाम देते हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ये बस ध्यान देना कि पाई इंक्लूड होता है बट माइनस पाई इंक्लूड नहीं होता। वहाँ मैंने थोड़ा जल्दबाजी में सिर्फ आपको शायद दोनों में बस नॉट इंक्लूड दिखाया था, बट ध्यान रखना पाई इंक्लूड होता है, ठीक है, बट माइनस पाई नहीं होता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड रिफर्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को भी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड मानना है, और जनरली अगर आपसे आर्गुमेंट ऑफ जेड भी पूछ रहा है तो इट मीन्स वो आपसे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड ही पूछ रहा है, ठीक है। सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आप निकाल लोगे, द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, ये तो चलो ठीक है, थीटा ये सब छोड़ो आप, मेन आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है फाई कंसिडरेशन लेके चलनी है, थीटा इज इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स, मतलब ये फाई मान लो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई लिखा था मैंने, तो यहाँ डायरेक्टली इन्होंने टेन इनवर्स के फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दिया, तो कुछ खास नहीं है, एवरीथिंग इज दैट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के हेल्प से आप पता लगा ही लेते हो कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये तो छोटी बातें हैं, तो इसमें ज़्यादा मैं वैसे एम्फसाइज नहीं करूँगा। एंड यस, इसके बाद बेसिकली तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चंस के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं है, बट फिर हम जैसे देखेंगे एक्स एक्सिस का आर्गुमेंट क्या होता है, वाई एक्सिस का आर्गुमेंट क्या होता है, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टिल देन आप आर्गुमेंट ऑफ जेड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब आप इनको समझोगे क्वेश्चंस को, और इनफैक्ट ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को कि रियल एक्सिस क्या है, तो आपको अच्छी तरह समझ आए। डायरेक्टली अभी समझा सकता हूँ कि आपको आई मस्ट बिलीव अच्छी तरह समझ आ गया होगा, बट एक बार रिवाइज करके फिर आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपको और बेटर समझ आएगा। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।